Good morning, students. Today we are going to start Indian economy on the eve of independence. The primary objective of this book, Indian Economic Development, is to familiarize you with the basic features of the Indian economy and its development as it is today in the aftermath of independence. However, it is equally important to know something about the country's economic past even as you learn about its present state and future prospects. So, let us first look at the state of India's economy prior to the country's independence and form an idea of the various considerations that shaped India's post-independence development strategy. The structure of India's present-day economy is not just of current making, it has its root steeped in history, particularly in the period when India was under British rule, which lasted for almost 2 centuries before India finally won its independence on 15th August 1947. The sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material supplier for Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base. An understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6.5 decades. Student, ये जो आपका चैप्टर है ये 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स का कोर्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। सेक्शन ए हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, ये हम सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन बी है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है ये इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था आज़ादी के समय या स्वतंत्रता के समय कैसी थी वो हम पढ़ेंगे। तो इस बुक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हमको फैमिलराइज कराना, यानी हमको पहचान कराना और इंडियन इकोनॉमी के बेसिक फीचर, उसके डेवलपमेंट और जो टुडे में हमें दिखाई दे रहा है, यानी अभी हमको जो दिख रहा है वो सब चीज़ों का पास्ट, प्रेजेंट पर पास्ट का क्या इफ़ेक्ट है, इन चीज़ों को ये हमें शो करने के लिए ये चैप्टर बनाया गया है। इसमें हम ये देखेंगे 1947 में जो हमारी कंडीशन थी। अब आपको मालूम है एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसमें आप अंडरलाइन कर लेना, सोलो पर्पस दिया हुआ है। सोलो पर्पस का मतलब होता है एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिशर्स का, वो क्या था कि हमको रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना चाहते थे वो, कि हम इंडिया से रॉ मटेरियल को सप्लाई करें और ग्रेट ब्रिटेन जो है वो अपनी मॉडर्न इंडस्ट्री को बेस बना सके या फिर मॉडर्न इंडस्ट्री को डेवलप कर सके। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव नेचर को पढ़ेंगे और उसका क्या रिलेशन था हमारे इंडियन इकोनॉमी से, उन चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कॉलोनियल रूल में लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था हमारा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लें और जब आप नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इंट्रोडक्शन में ये बुक का ऑब्जेक्टिव और ये सब नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट आपको ये लिखना है कि इंडिपेंडेंस टाइम में कॉलोनियल रूल कैसा था, उनका सोलो पर्पस कैसा था, कौन से ईयर में हम इंडिपेंडेंट हुए और कैसे हमको उन्होंने रॉ मटेरियल सप्लायर बनाया अपनी इंडस्ट्री को बेस बनाकर। फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का मतलब होता है उपनिवेश, यानी हमारे पर जो कोई दूसरा रूल करता है। इंडिया
had an independent economy before the advent of the British rule. Through agriculture was the main source of livelihood for most people, yet the country's economy was characterized by various kinds of manufacturing activity. India was particularly well known for its handicraft industry in the field of cotton and silk textile. बच्चों ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी है. इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन. किस चीज़ के लिए फेमस था इंडिया? ये आपकी बुक के पेज ही मैंने शेयर करे हैं आपसे. जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में इसको अंडरलाइन कर लेना और यही आपको नोट्स में भी मेन पॉइंट्स लिखने हैं. इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. इंडिया हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस था, कॉटन के लिए फेमस था, सिल्क टेक्सटाइल के लिए फेमस था, मेटल एंड प्रेशियस स्टोन वर्क के लिए फेमस था. These products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the quality of material used and high standard of craftsmanship seen in all imports from India. The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interests of their home country than with the development of Indian economy. Such policies brought about a fundamental change in the structure of Indian economy, transforming the country into supplier of raw materials and consumer of finished industrial product from Britain. बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कॉलोनियल रूल था उस समय उस ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया जो था वो किस फील्ड में फेमस था? तो हैंडीक्राफ्ट्स में, यानी हस्तशिल्प कला जिसको हम हिंदी में कहते हैं. कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, मेटल. 10th क्लास में आपने पढ़ा था एक मेटल की स्टैचू थी जो हमारी रस्टलेस थी. नटराज की स्टैचू के बारे में आपने पहले पढ़ रखा है. इन सब के लिए इंडिया फेमस था. यहाँ के क्राफ्ट्समैन जो थे वो बहुत फेमस थे. इसके अलावा हम देखते हैं धीरे धीरे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट आई उसने क्या किया, इंडिया को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया और उनकी पॉलिसीज़ ऐसी थी कि हमारे स्ट्रक्चर में फंडामेंटल चेंजेस होते गए और हम किस में ट्रांसफॉर्म हो गए? रॉ मटेरियल के सप्लायर में. जो हम पहले बना हुआ फिनिश गुड बेचते थे वो अब हम क्या हो गए? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. और हम किस चीज़ के उपभोक्ता हो गए? बने बनाए माल के, जो कहाँ से आता था? ब्रिटेन से आता था. लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको समझ के पढ़ना है और नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं इनके. तो इंट्रोडक्शन में आप सिंपल बात लिखेंगे कि कौन से ईयर में हमको फ्रीडम मिली थी. इसके अलावा कॉलोनियल रूल का सोलो पर्पस क्या था, फिर उसके बाद उनकी जो पॉलिसीज़ थी उसकी नेचर कैसी थी, फिर उसके बाद है कितने डिकेड से वो हमारी कंट्री को एक्सप्लॉयट करते आए. फिर उसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल. उसके अंदर आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे कि जब हम कॉलोनियल रूल के अंडर में आए उसके पहले हम कैसे थे. तो हमारी जो इंडिया की जो थी वो पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए वेल नोन था वो, तो हैंडीक्राफ्ट और सिल्क टेक्सटाइल, मेटल वगैरह का दे रखा है, वो सब आपको इसके अंदर लिखना है. फिर उसके बाद किस में हम ट्रांसफॉर्म हो गए, तो ट्रांसफॉर्म जिसमें हुए उसके लिए आपको लिखना है कि हम रॉ मटेरियल सप्लायर हो गए और कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड हो गए. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑब्वियसली द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटैम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज़ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम. अब आपको मालूम है जब हमारे ऊपर दूसरा रूल करेगा तो वो हमारे एग्जैक्ट डेटा कभी भी नहीं देगा. तो इसीलिए उन्होंने कभी भी कोई सिंसियर अटैम्प्ट इंडिया की नेशनल और पर कैपिटा इनकम को डिनोट कर सके या शो कर सके.
Some individual attempts which were made to measure such income yielded conflicting that consistent results. क्यों? क्योंकि अगर वो एक्चुअल डेटा पब्लिश करते तो उससे कोई रिवॉल्यूशन हो सकता था, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, इसलिए वो कभी भी कोई सच कंडीशन को शो करने की कोशिश नहीं करते थे. लेकिन उस समय कुछ नोटेबल एस्टिमेटर्स थे जिनका नाम है, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे और जब आप नोट्स बनाएंगे तो उस नोट्स में आप ये लिखेंगे कि नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेट इंडियाज़ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम. ये आप हेडिंग डालेंगे और उसमें आप नाम लिखेंगे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिगबॉय, फिंडले शिराज, VKRB राव एंड RC देसाई. ये कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने उस समय एस्टिमेट की थी पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम. इट वॉज राव मीन्स VKRB राव whose estimates during the colonial period was considered very significant. कॉलोनियल रूल यानी ब्रिटिशर्स के टाइम पे VKRB राव की जो कैलकुलेशन थी उसे सिग्निफिकेंट माना गया है. However, most studies did find that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%, coupled with a meagre 0.5% growth in per capita output per year. 1.3 पॉइंट है. इसका मतलब ये हुआ कि VKRB राव को प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट माना गया था उस समय, और एग्रीगेट का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है टोटल को इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट कहा जाता है. तो एग्रीगेट फर्स्ट हाफ के एग्रीगेट को कैसे कैलकुलेट किया गया और बाद में पर कैपिटा इनकम को कैसे कैलकुलेट किया, ये सब VKRB राव ने ही बताया था. ये तो था हमारा कौन से सेक्टर का हम पढ़ रहे थे. फर्स्ट ये हमारा था लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल पढ़ा था हमने, जिसके अंदर हमने पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा है. फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉलोनियल रूल से क्या हुआ. Agriculture sector, India's economy under the British colonial rule remained fundamentally agrarian. About 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. बच्चों, ये तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया को एग्रेरियन कंट्री कहा जाता है, यानी कृषि प्रधान कंट्री है ये. और जिस समय ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे 85%, ये अभी का डेटा नहीं है, उस समय का है जिस समय 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए तो उन्होंने मतलब कितने परसेंट उस समय हमारे देश के पॉपुलेशन जो थी वो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे, वो थी 85%. और ऑलमोस्ट लोग विलेजेस में रहते थे और अपने लाइवलीहुड का मतलब होता है जीवन निर्वाह के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे. अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, द एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यू टू experience stagnation and not infrequently unusual deterioration. Agricultural productivity became low, though in absolute terms the sector experienced some growth due to the expansion of the aggregate area under cultivation. स्टैग्नेशन का मतलब होता है पिछड़ापन. अब हम देखते हैं कि लैंड सेटलमेंट जो था कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पे उन्होंने इस तरीके से कर दिया था कि धीरे धीरे उस लैंड सेटलमेंट के कारण हमारी कंट्री की एग्रीकल्चर फील्ड जो थी वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, पीछे होने लग गई. और प्रोडक्टिविटी भी कैसी होने लग गई, हमारी लो होने लग गई थी. क्यों? क्योंकि उनका जो मेन एम था वो ये था कि हमको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लें. दिस
Stagnation in the agricultural sector was caused mainly because of the various system of land settlement that were introduced by colonial government, particularly under the Jamindari system, which was implemented in then Bengal Presidency, comprising parts of India's present-day eastern states. The profit occurring cultivators. However, a considerable number of jamindars and not just the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture. मतलब इसमें लैंड सेटलमेंट इस तरीके का था, बंगाल प्रेसिडेंसी जो था तथा ईस्टर्न स्टेट जो थे प्रेजेंट डे के, वो इस तरीके से उन्होंने सिस्टम बना लिया था कि ज़मीन जोतने वाले को, कल्टीवेटर्स को कोई फ़ायदा नहीं होता था। जितना भी फ़ायदा होता था, आपके एक लाइन दी हुई है, द जमींदार्स इंस्टेड ऑफ द कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स को छोड़ के फ़ायदा किसको होता था? जमींदार्स को होता था। और अल्टीमेटली वो पूरा प्रॉफिट किसको जाता था? कॉलोनियल गवर्नमेंट को जाता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जमींदार का मेन जो इंटरेस्ट था वो ये था, रेंट कलेक्ट करके पूरा का पूरा वो किसको दे दिया करते थे? कॉलोनियल रूल या ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया करते थे, जिससे इस सिस्टम के कारण हमारे देश की जो एग्रीकल्चर फील्ड थी वो स्टेगनेंट होने लग गई, यानी पिछड़ने लग गई थी। टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट द टर्म ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द जमींदार अडॉप्टिंग सच एन एटीट्यूड, dates for depositing specified sums of revenue were fixed, failing which the jamindar were to lose their rights. Besides this, low level of technology, lack of irrigation facilities and negligible use of fertilizer all added up to aggregate the plight of the farmers and contributed to decimal level of agricultural productivity. There was of course some evidence of the relatively higher yield of cash crop in certain area of the country due to commercialization of agriculture. इसका मतलब ये है कि जो टैक्स कलेक्शन था या रेवेन्यू सिस्टम था वो बहुत बर्डन वाला था, और जितने भी हमारे फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं थी, फर्टिलाइज़र्स भी बहुत कम थे, जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे बहुत फ़र्क पड़ा। और रत्ती भर भी, हाँ, अगर हम देखें तो कोई तरीके का मतलब उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था। और इसी कारण से हम देखते हैं धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर थी वो फूड क्रॉप से कॉमर्शियल क्रॉप में कन्वर्ट होने लग गई। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी कंट्री में आए हुए लोग थे उनका ये मानना था ब्रिटिशर्स का कि वो हमें सिर्फ रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाना चाहते हैं और कंज्यूमर बनाना चाहते हैं फिनिश गुड का, ताकि उनके लिए मार्केट तैयार हो सके। ये हमारे चैप्टर का सेकंड पेज ही मैंने आपसे शेयर किया है। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में भी अंडरलाइन कर लेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो NCERT के लिंक पे जाकर इस बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आप बुक में चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ के साथ नोट्स बनाएंगे तभी आपको कुछ समझ आएगा, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ामिनेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।